हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 33वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, यह लड़की भी ना पता नहीं इन सब से बचने के लिए हमेशा बहाने ढूंढती रहती है। फिर उसने तिरछी नजरों से सुहाना को अंदर जाते हुए देखा, जो जल्दी से भागते हुए अंदर जा रही थी, और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, रहोगी तो अब तुम मेरे रूम में ही, उस आसना को तो मैं देख लूंगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन पिक करके अपने कान पर लगाया और सामने वाले की बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूं। कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। वहीं रूहानी अपने रूम के बंद दरवाजे के सामने खड़ी हुई, कभी दरवाजे को तो कभी कुछ दूरी पर खड़ी सुहाना को देख रही थी, जो उसे हाथ के इशारे से अंदर जाने के लिए कह रही थी। अरे जा ना, खड़ी क्यों है? तो रूहानी ने अपना सिर नाम में हिलाया, जैसे कह रही हो कि मैं नहीं जाऊंगी। सुहाना ने अपना माथा पीटते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, तो क्या सारी रात यहीं खड़ी रहने वाली है? मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप अंदर जा। रूहानी ने एक बार फिर से अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, मैं नहीं जाने वाली। वो बहुत गुस्से में है। हे भगवान रूहानी, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तू मेरी दोस्त है। अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, हट। कहकर सुहाना ने रूहानी को साइड किया और जोर से डोर नॉक करने लगी। उसके 2-3 बार नॉक करने पर ही रेहान ने अंदर से डोर ओपन कर दिया। रेहान ने इस वक्त शावर लेकर चेंज कर लिया था और वो इस वक्त एक टी शर्ट और लोअर में था। इस कैजुअल लुक में भी रेहान गजब लग रहा था, पर रूहानी को तो रेहान को देख कर डर लग रहा था। रेहान कंफ्यूजन से सुहाना को देख रहा था, क्योंकि रूहानी यहाँ है यह तो उसे समझ आ रहा था, लेकिन सुहाना उसके साथ क्यों है यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि रेहान कुछ पूछता, सुहाना ने रेहान को साइड में करते हुए रूहानी का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर जाते हुए बोली, अरे जीजू साइड हटिए जरा, यह आपकी बीवी है ना? पता नहीं क्यों बाहर 10 मिनट से खड़ी है, अंदर जा ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मदद कर देती हूँ। फिर उसने रूहानी का हाथ छोड़ते हुए कहा, लीजिए मैं आपकी बीवी को अब यहाँ ले आई हूँ, और अब ज़्यादा नखरे मत दिखाइए, जल्दी से मान जाइए। मुझे पता है यह थोड़ी सी बेवकूफ़ है, पर आपसे प्यार बहुत करती है। अरे रात रात भर रोती थी आपके लिए, आपको पता है, और यह इडियट मुझे बताती भी नहीं थी। रूहानी तो आंखें फाड़े सुहाना को देख रही थी कि यह कर क्या रही है, यह क्यों मेरी पोल खोले जा रही है। वहीं रेहान भी अजीब नज़रों से सुहाना को देख रहा था। इससे पहले कि सुहाना और भी रूहानी की दुख भरी दास्तान के पर्चे बांटती रेहान के सामने, उसने जल्दी से सुहाना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा, बस कर सुहाना, अब इससे आगे मैं कर लूँगी, मुझे तेरी और हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो सुहाना, जिसे रूहानी बाहर लेकर जा रही थी, उसने कहा, अरे रुक तो सही, मैं तेरी दुख भरी दास्तां बता तो दूं अच्छे से। वहीं रेहान तो सुहाना को देखकर मन ही मन बोला, किस आइटम से शादी कर ली विक्रांत ने, कमाल है यह लड़की भी। रूहानी सुहाना को बाहर लेकर आई और कहा, अब तू जा, आगे मैं खुद कर लूंगी, और ज्यादा मदद मत कर मेरी माँ। कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुहाना बाहर खड़े हुए बोली, एक तो मैंने इसकी मदद की और इसने मुझे अपने रूम से बाहर ही निकाल दिया। कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं अपने रूम में जाकर शांत दिमाग से सोचती हूँ कि उस चुड़ैल चालाक लोमड़ी पिशाचनी का जीना हराम कैसे करूँ। सोचकर सुहाना आगे बढ़ गई, पर विक्रांत के रूम की तरफ नहीं, उसके बगल वाले रूम की तरफ। रूहानी ने डोर बंद किया और फिर जैसे ही उसकी नजरें रेहान से मिली, जो अपने हाथ बांधे उसे बिना किसी भाव के देख रहा था, तो रूहानी ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ इस रूम में, वो भी एक धोखेबाज के साथ, इस रूम में रहोगी रूहानी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो? क्योंकि यहाँ पर तो एक ऐसा इंसान रहता है ना, जिसे तुम्हारी बॉडी से प्यार है ना, ना कि तुमसे। रेहान की बातों में छिपे टोंट को रूहानी अच्छे से समझ सकती थी। घर वह कहती भी क्या, पर वह कहती भी क्या? आखिर यह शब्द उसने ही तो गुस्से में रेहान को कहे थे, तो रेहान का ऐसे टोट मारना जायज ही था। वह चुपचाप सिर झुकाए रेहान की बातें सुन रही थी। रूहानी ने धीरे से कहा, अब बस भी करो रेहान, कितना सुनाओगे? तो रेहान ने कहा, क्यों, तुम्हें सुनाओ भी ना? तुमने किसी और के कहने में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे छोड़कर चली गई, और मैं तुम्हें सुनाऊं भी ना? अब चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ और बेड पर आने की सोचना भी मत। कहकर रेहान बेड की तरफ बढ़ गया। रूहानी हैरानी से रेहान को देखती रह गई।
क्यों? मैं सोफे पर क्यों सोऊंगी? और उस दिन तुम खुद मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे बेड पर, उसका क्या? रेहान जो बेड की तरफ जा ही रहा था वो एकदम से रूहानी की बात सुनकर रुक गया और वापस उसके पास आते हुए बोला, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम सोफे पर सो और जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हें बेड पर सोने के लिए कहूँगा, ठीक है? रूहानी रूहानी ने कन्फ्यूजन से पूछा, मतलब? तो रेहान ने तिरछी स्माइल के साथ रूहानी के गालों पर उंगली फेरते हुए कहा, मतलब रूहानी बेबी, मैं जब मेरा मन होगा मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, पर अब तुम नहीं। तो फिलहाल मेरा मूड है कि तुम सोफे पर जाकर सो और मैं बेड पर। अब जाओ वरना रूम से बाहर निकाल दूंगा, कहकर रेहान अपने बेड पर जाकर पसर गया। रूहानी मुंह बनाए उसको देख रही थी, पर रेहान ने उसे फुल इग्नोर किया। अब ना चाहते हुए भी रूहानी को सोफे की तरफ ही जाना पड़ा, पर उससे पहले उसने अपना पिलो और ब्लैंकेट लिया और सोफे पर जाकर लेट गई। लेटे हुए रूहानी काफ़ी देर तक बेचारी नज़रों से रेहान को देख रही थी कि शायद रेहान को उस पर दया आ जाए और वह उसे बेड पर सोने के लिए कह दे, क्योंकि वैसे तो सोफा बहुत बड़ा था, लेकिन रूहानी की जो आदत थी इधर उधर लुढ़कने की, उस वजह से वो रात को कभी भी सोफे से गिर सकती थी। जब काफ़ी देर तक रेहान ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा तो आखिरकार हार कर रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। रेहान जो काफ़ी देर से अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली और रूहानी की तरफ देखा। रूहानी को सोफे पर सोते हुए देखकर रेहान ने मन ही मन कहा, यह तो शुरुआत है बीवी, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। कहने के साथ ही रेहान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं सुहाना अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसने देखा कि आसना विक्रांत के रूम के डोर के पास खड़ी थी। शायद वह अभी ही आई थी। आसना को विक्रांत के रूम के पास देखकर सुहाना की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। इसकी तो चुड़ैल कहेगी, मेरे रूम में जाने की कोशिश कर रही है, इसे तो अभी बताती हूँ, कहकर सुहाना दनदनाती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आसना जो अभी रूम का डोर खोलने ही वाली थी कि सुहाना को सामने देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन फिर थोड़ा एटीट्यूड से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। तो सुहाना ने फेक स्माइल के साथ कहा, अपने रूम के सामने ही तो खड़ी हूँ आसना। तो आसना ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि जल्दी तुम्हारा विक्रांत के साथ डाइवोर्स होने वाला है और कुछ दिनों बाद विक्रांत की बीवी मैं बनने वाली हूँ, तुम नहीं। इसलिए अब उससे दूर रहने की आदत डाल लो। पर वेट, तुम्हें तो आदत हो चुकी होगी ना, क्योंकि 1 साल से तुम दूर ही थी। तो सुहाना ने भी अपने हाथ बांधते हुए कहा, पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने तो तुम्हें मैं कभी विक्रांत के रूम में नहीं जाने दूंगी, और अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, और इसमें मैं बहुत माहिर हूँ। कहते कहते सुहाना अपनी आंखें छोटी कर आसना को घूरते हुए अपना एक एक कदम आसना के करीब बढ़ाने लगी, जिस वजह से आसना को अपने कदम थोड़े पीछे लेने पड़े। अब भले ही आसना यह सोच रही थी कि विक्रांत कुछ दिनों में सुहाना को डाइवोर्स देने वाला है, लेकिन एक सच यह भी था कि अभी तक उन दोनों का डाइवोर्स हुआ नहीं था। उस हिसाब से उसकी लीगल वाइफ सुहाना ही थी, और यह बात आसना को अंदर ही अंदर चुभ भी रही थी। फिर भी वो बहुत ही आसानी से विक्रांत की लाइफ में सुहाना को दोबारा नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने एक सातिर स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आज रोक लोगी? पर पिछले 1 साल से मेरी हर रात विक्रांत के रूम में ही बीती है। उस रात की तरह वह क्या है ना, विक्रांत ने मुझसे शादी का डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया है। भले ही मुझसे शादी नहीं की थी, पर बीवी होने का फ़र्ज़ मैंने निभाया था। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? कहते हुए आसना एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसे देखने लगी। आसना की यह बात सुनकर सुहाना का पारा एकदम से हाई हो गया। वह अपनी मुठ्ठियां गुस्से से कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल तो कर रही थी, पर आसना की बातें अब अपनी हदें पार कर रही थी। उसने एक जोरदार तमाचा आसना के मुंह पर जड़ दिया और कहा, अपनी यह बकवास अपने पास रखना आसना, और बीवी होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए बीवी होना ज़रूरी है, और बिना बीवी होते हुए अगर तुम यह फ़र्ज़ निभा रही हो तो तुम समझ सकती हो ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है। तो समझ गई ना तुम्हारी औकात? आसना हक्की बक्की होकर अपने हाथ गाल पर रखे सुहाना को देख रही थी। उसने नहीं सोचा था कि सुहाना ऐसे रिएक्ट करेगी। उसे तो लगा था कि इस बात पर सुहाना गुस्से में वहां से चली जाएगी, लेकिन सुहाना अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी। उसने एक बार फिर कहना चाहा, सुहाना
पर सुहाना ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसके दूसरे गाल पर एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया और कहा, हाँ मैं हूँ विक्रांत की बीवी। और क्या कहा था मैंने तुम्हें कि जितने दिन तक मैं उसकी बीवी बनी रहूंगी तुम्हारा पल पल जीना हराम कर दूंगी। अब यहाँ से साबुत जाना चाहती हो या मुंह तोड़वा कर जाओगी, क्योंकि मैं वो भी कर सकती हूँ। आसना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, फिर वो भी एक नंबर की साइको थी। उसने सुहाना को सबक सिखाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, सुहाना ने उसका हाथ हवा में रोक दिया और मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और दांत पीसते हुए बोली, मुझे लगता है अपने हाथ पैर तोड़वा कर ही जाओगी। कहने के साथ ही सुहाना ने उसके हाथों को कसकर मरोड़ा, जिससे आसना के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। सुहाना ने उसके बाल कसकर पकड़ते हुए कहा, अभी तक तुम सुहाना विक्रांत राजावत को हल्के में ले रही थी आसना। मुझे लोग सिरफिरा ऐसे ही नहीं कहते हैं। अगर मेरी बुद्धि सटक गई ना तो तुम्हारी शक्ल का चौखटा बदल कर रख दूंगी कि खुद को आईने में भी नहीं पहचान पाओगी। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहने के साथ ही उसने आसना को जोर का धक्का दिया, जिससे आसना फर्श पर जा गिरी। वह तो वाकई में सुहाना को हल्के में ही ले रही थी। उसे तो लगा था कि उसकी बातों से सुहाना रोती हुई वहाँ से चली जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि सुहाना तो सीधा उस पर हमला ही बोल देगी। फिलहाल के लिए तो उसने वहाँ से जाना ही सही समझा। मुंबई का सबसे फेमस डांस बार में कई सारे डांसर्स काफ़ी छोटे कपड़े पहनकर बहुत ही हॉट डांस करके वहाँ आने वाले लोगों का मन बहला रही थी। विक्रांत की गाड़ी उस बार के बाहर आकर खड़ी हुई और वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तभी एक आदमी भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुकाए धीरे से विक्रांत से कुछ कहा। उस आदमी के पास होकर विक्रांत ने कदम बार के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर जाते ही विक्रांत बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रें डांस कर रही डांसर में से किसी को ढूंढ रही थी, साथ ही साथ वह ड्रिंक भी कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और हॉट थी और काफ़ी सडेक्टिव तरीके से वह लोगों का मन बहला रही थी। जैसे उस लड़की की नज़र विक्रांत पर गई, उसने उसे कुछ इशारा किया। वो लड़की बड़ी कातिलाना स्माइल के साथ बड़ी अदा से चलती हुई विक्रांत के पास आई और उसके बहुत करीब आकर विक्रांत के फेस पर बहुत ही सडेक्टिव तरीके से उंगली फिराने लगी। विक्रांत ने अपनी ड्रिंक करते हुए ही उस लड़की से धीरे से कुछ पूछा तो उस लड़की ने विक्रांत के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद एक प्राइवेट रूम में सोफे पर विक्रांत सामने की टेबल पर पैर रखे बैठा हुआ था। वहीं वो लड़की जिसका नाम सीना था, उसके सामने ही सोफे पर बैठी हुई उसके लिए ड्रिंक बना रही थी। विक्रांत ने अपना सिर सोफे की बैक रेस्ट पर टिकाया हुआ था और अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ सोफे की बैक पर ही फैलाए हुए थी। सीना ड्रिंक का गिलास पकड़े विक्रांत के बहुत ही करीब आकर बैठ गई और उसकी तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए कहा, बहुत दिनों बाद आप आए हो। आप हो बहुत हैंडसम। क्या हुआ, मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्या, जो बहुत दिनों बाद आए? विक्रांत ने अपनी आंखें खोलकर तिरछी नज़रों से सीना की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा, सही कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शीना विक्रांत की खुले सीने पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोले, विक्रांत, या तो तुम्हारे शौक बदल गए हैं या फिर तुम्हारी पसंद। विक्रांत ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया और कहा, तुम्हें जो कहा है वो काम करो, फालतू की बातें नहीं। सीना ने कुछ देर तक विक्रांत की तरफ देखा और फिर वहां से खड़ी हो गई। सीना ने बेड पर रखे अपने बैग में से एक पेन ड्राइव निकाली और फिर वापस विक्रांत के पास आकर बैठ गई और पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, तुम्हें जो चाहिए वो सब इसमें है। विक्रांत ने उस पेन ड्राइव को उसके हाथों से लिया और उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इसकी कीमत मिल जाएगी। कहकर विक्रांत जैसे ही वहां से खड़ा होने लगा, सीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर उसके करीब आते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है विक्रांत जाने की? इतनी रातें बिताई है मेरे साथ, आज एक रात मेरे लिए बिता लो। सीना मदहोशी भरी नजरों से विक्रांत की आंखों में देख रही थी। उसके हाथ विक्रांत के ऊपर फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। तभी विक्रांत ने झटके से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सही कहा सीना, मेरे शौक भी बदल चुके हैं और मेरी पसंद भी। इसलिए आइंदा से तुम सिर्फ वही काम करो जिस काम के लिए तुम्हें कहा गया है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। गॉट इट? यह कहकर विक्रांत ने उसका हाथ झटक दिया और रूम से बाहर निकल गया। सीना ने तिरछी स्माइल के साथ कहा,
तो विक्रांत राजावत किसी से दिल लगा बैठे हैं। विश्वास नहीं होता, कुछ तो खास होगा उसमें जिसने विक्रांत जैसे इंसान को बदल दिया। यह इश्क है, इतनी हरामी चीज जो इंसान के शौक तो क्या खुद पूरे इंसान को ही बदल देता है। कहने के साथ ही सीना सोफे पर आकर उसी जगह बैठ गई जहां पर विक्रांत बैठा हुआ था। फिर उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए उस गिलास पर गई जिससे विक्रांत ड्रिंक कर रहा था। विक्रांत ने वह ड्रिंक पूरी नहीं पी थी। सीना ने उस गिलास को उठाया और उसी गिलास से ड्रिंक करने लगी। विक्रांत अभी इस बार से बाहर निकला ही था कि वहीं उसे बाहर उसका असिस्टेंट मिल गया। वो जल्दी से विक्रांत के पास आया और कहा, बॉस हमें आपको कुछ दिखाना है। विक्रांत जो अपनी गाड़ी के पास आ गया था और डोर ओपन कर ही रहा था कि उसने पलट कर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट जल्दी से उसके सामने आया, उसकी तरफ अपना टैब बढ़ा दिया। विक्रांत ने उस टैब की स्क्रीन की तरफ देखा और उसे देखकर उसके फेस पर एक डबल स्माइल आ गई। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, गुड, अच्छा काम किया है तुमने। विक्रांत से अपनी तारीफ सुनकर उसका असिस्टेंट एकदम से खुश हो गया। उसने खुश होते हुए कहा, विक्रांत सर, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वह आपको कल ही मिल जाएगी। विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, काफ़ी मेहनत की है तुमने, इसके लिए आकाश इसका इनाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। कहकर विक्रांत ने गाड़ी का डोर ओपन किया और अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। आकाश खुश होते हुए बोला, वाह आकाश, तो अच्छे से जानता है कि बॉस को कैसे पूरा करना है और बहुत जल्द तेरी तरक्की भी होने वाली है। चल बेटा, लग जा काम पर। सुबह का वक्त। सुबह नींद खुलते ही रेहान बेड से उतरा और उसने अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही सोफे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, इसकी आदत आज भी वही है। रूहानी ब्लैंकेट लपेटे हुए सोफे से नीचे गिरी हुई थी, लेकिन मजाल है जो उसकी नींद में जरा सा भी खलल पड़ा हो। वह फर्स्ट पर ही लेटी हुई सो रही थी। रेहान ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। पहले तो वह उसे झुककर गोद में उठाने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर वह रुक गया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद रेहान आधी बाल्टी पानी लेकर बाहर आया। पानी एकदम ठंडा था और झटके से उसने सारा पानी रूहानी के ऊपर डाल दिया। ठंडा पानी पड़ने की वजह से रूहानी एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी रूहानी की नज़र सामने खड़े रेहान पर गई जो अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। रूहानी जल्दी से खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखा और गुस्से में बोली, यह क्या तरीका है रेहान, और तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? तो रेहान ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी ही हो और तुम्हें मुझसे पहले जागना चाहिए। अब चुपचाप से जाकर फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, मुझे आज जल्दी जाना होगा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी रुक गया और उसकी तरफ पलट कर बोला, तुम दूसरे रूम का वॉशरूम यूज कर लेना, पर मेरी रेडी होने से पहले मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाना चाहिए, समझी? कहकर रेहान वॉशरूम की तरफ अंदर चला गया और उसने जोर की आवाज़ के साथ डोर को भी बंद कर दिया। रूहानी हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी रूहानी की नज़र बालकनी के बाहर गई। ग्लास डोर से साफ नज़र आ रहा था कि अभी भी दिन पूरी तरह से निकला नहीं था। रूहानी ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया तो देखा अभी तो सुबह के 5 बजे हुए थे। क्या इतनी जल्दी कौन उठाता है और इतनी जल्दी इसे कौन सी मीटिंग में जाना है? ज़रूर इसने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया होगा। रूहानी ने मन मार कर उसने अपने फ़ोन को बेड पर पटक दिया और कहा, पर अभी तो मैं इसे नाराज़ भी नहीं कर सकती, अब जो कहा है वह करती हूँ। रूहानी बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। अभी तो शैतान के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है, फिर वापस आकर सो जाऊंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। कहकर रूहानी जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। रेहान के रेडी होकर नीचे आने तक रूहानी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिया था। अभी तक घर में कोई भी नहीं जागा था। सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे क्योंकि इस वक्त सुबह के 6 बजे हुए थे और सर्वेंट भी 7 बजे से पहले मेंशन के अंदर नहीं आ सकते थे। रूहानी भले ही सुबह जल्दी नहाकर तैयार हो गई थी, पर उसे अभी भी उबासी आ रही थी क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। ब्रेकफास्ट तैयार करके उसने सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया। रेहान आकर अपनी चेयर पर बैठ गया तो रूहानी ने जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नींद से ओझल हो रही थी। रेहान ने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा जो बैठी बैठी अभी भी उबासियां ले रही थी। रेहान अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुमने शावर अच्छे से नहीं लिया है कि तुम्हारी नींद अभी तक खुली नहीं है?
रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इतनी जल्दी जागने की आदत नहीं है रेहान, मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। कहकर रूहानी ने अपना सिर टेबल पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, ये लड़की सोने की कितनी भूखी है, कहीं भी सो जाती है। तभी रेहान ने टेबल पर टाइप करते हुए कहा, रूहानी आंखें खोलो अपनी। तो रूहानी ने आंखें बंद किए ही कहा, अब क्या चाहिए? रेहान, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर तो दिया है, सोने दो ना प्लीज़। रेहान उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ता? आखिर रेहान ने भी कसम खा रखी थी रूहानी को पूरी तरह से परेशान करने की। उसने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। रूहानी एक बार फिर से हड़बड़ाकर उठ गई और रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान ने रूहानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तो अब एक अच्छी बीवी की तरह तुमने ब्रेकफास्ट तो बना दिया, अब अच्छी बीवी की तरह मुझे यह खिलाओ। यह तो तुम खुद भी। रूहानी अभी कुछ कहने वाली थी कि रेहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, जो कहा है वह करो। क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं है रूहानी? रूहानी ने बेचारी वाली शक्ल बनाकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर ब्रेकफास्ट की प्लेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे कर रेहान को खिलाने लगी। रेहान नाश्ता करते हुए उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था रूहानी को परेशान करने में। लास्ट की बाइट जैसे ही रूहानी ने रेहान के मुंह में डाली, तभी रेहान ने जोर से उसकी उंगली को बाइट कर लिया। रेहानी के मुंह से एकदम से चीख निकली, क्या कर रहे हो? रूहानी जल्दी से अपने हाथ को हिलाने लगी तो रेहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी उंगली को किस करते हुए कहा, मुझे खाने के बाद स्वीट डिश खाने की आदत है, तुम्हें पता है ना? तो रूहानी ने झटके से अपना हाथ रेहान के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, यह स्वीट डिश नहीं है, यह मेरी उंगली थी जिसे तुमने बाइट कर लिया और तुम कब से स्वीट डिश खाने लगे रेहान? तुम्हें तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रेहान ने रूहानी को अपनी और करीब करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? पिछले 1 साल में मेरी कई आदतें बदली हैं और उनमें से एक आदत यह भी है। फिर रेहान ने रूहानी के होठों को रब करते हुए कहा, पर मुझे अभी और भूख लगी है। रूहानी समझ गई कि रेहान क्या करना चाहता है, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, तुम मुझसे नाराज हो ना तो मुझे किस पे नहीं कर सकते। रेहान ने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा सामने किया और कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा जब मन आएगा तब मैं तुम्हें किस करूँगा, जब मन आएगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। कहने के साथ ही रेहान ने रूहानी के बालों को कसकर पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रूहानी रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे यह डर लग रहा था कि अभी इस वक्त किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो वह तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। पर रेहान को इन बातों से कोई परवाह नहीं थी और वह भी जानता था कि इतनी सुबह सुबह कोई भी नहीं जागने वाला, इसलिए वो बेफिक्र होकर रूहानी को किस किया जा रहा था। कुछ देर बाद वो रूहानी से थोड़ा दूर हुआ, फिर उसके बाल सही करते हुए बोला, जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। रूहानी ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्यों? मैं क्यों रेडी हो जाऊँ? मुझे कहाँ जाना है? रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे साथ 3 दिन के लिए एब्रॉड। रूहानी मुँह खोले रेहान को देखने लगी, क्या एब्रॉड? पर क्यों? मुझे नहीं जाना। रेहान ने उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी करो। रूहानी उसकी गोद से खड़ी हुई और बोली, पर मैंने तो पैकिंग भी नहीं की, इतनी जल्दी कैसे होगा? दरअसल रूहानी को कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने यही बहाना बनाया। रेहान अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसके गाल हल्के से टैप करते हुए कहा, तुम्हारा लगेज तैयार हो चुका है और इस वक्त गाड़ी में रखा हुआ है, अब जल्दी करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब रूहानी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। सुबह के 8 बजे सुहाना की नींद खुली तो उसने खुद को विक्रांत की मजबूत बाहों में पाया। उसने सिर उठाकर विक्रांत की तरफ देखा, जो इस वक्त गहरी नींद में था। सुहाना को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो इस वक्त विक्रांत के रूम में उसकी बाहों में है। वो जानती थी कि विक्रांत उसे अलग रूम में नहीं सोने देगा। वो विक्रांत के चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। विक्रांत सोते हुए भी काफ़ी हैंडसम नजर आ रहा था। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल उसे और भी चार्मिंग लुक दे रहे थे। सुहाना ने प्यार से उसकी फॉरहेड से बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए मन ही मन कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, वे वाकई में बहुत हैंडसम है, इसलिए लड़कियां इनके पीछे इतनी पागल रहती हैं। पर कुछ भी हो, अब ये हैंडसम मैन सिर्फ मेरा है। तभी सुहाना ने झुककर विक्रांत के होठों पर एक बेबी किस की और जल्दी से हट गई। वह नहीं चाहती थी कि विक्रांत की नींद खुल जाए। अब विक्रांत उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ ले। सुहाना जल्दी से शावर लेकर और रेडी होकर रूम से बाहर चली गई। उसने विक्रांत को जगाना अभी सही नहीं समझा। वैसे भी विक्रांत काफ़ी लेट नाइट घर आया था और इस वक्त वह काफ़ी थका हुआ
थक चुका था, इसलिए सुहाना ने उसे सोने दिया। सुहाना नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ तक आई ही थी कि तभी उसे सामने से आती हुई माहिरा नजर आई। माहिरा को देखकर सुहाना वहीं रुक गई। अब तक माहिरा उसके पास आ गई थी। माहिरा ने भी एक नज़र सुहाना की तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर करते हुए जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर जाने लगी, सुहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहिरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरा हाथ छोड़ो। पर सुहाना ने कहा, नहीं नहीं छोड़ रही, क्या करोगी तुम? तो माहिरा ने थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम होती कौन हो मुझे ऐसे रोकने वाली? तो सुहाना ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त। और कुछ याद दिलाऊं? माहिरा अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपना हाथ छुड़वा कर दोनों हाथ बांधते हुए बोली, दोस्त? एक ऐसी दोस्त जो बिना बताए घर छोड़कर चली गई, जिसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वह अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, और तुम मुझे अपना दोस्त कह रही हो। मुझे अपना दोस्त माना होता ना सुहाना, तो तुम और रूहानी इस तरीके से मुझे बिना बताए ना जाती। सुहाना ने कहा, ओह, तो यह गलती हो गई, तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहिए था ना? माहिरा ने चढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम और रूहानी दोनों ही दोस्त हो ना? मुझे तो तुमने अलग अलग कर दिया। सुहाना ने पहले अपना माथा टैप किया और फिर माहिरा का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले गई। माहिरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो सुहाना ने फेक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें धक्का मारने के लिए, और कुछ? जब अकेले में लेकर आई हूँ तो ज़रूरी बात करने ही आई होंगी ना? पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कहकर माहिरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, तभी सुहाना जल्दी से उसके सामने आ गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बात किए बिना तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी माहिरा। तो माहिरा ने कहा, तुम एक नंबर की जिद्दी हो, वही करोगी ना जो तुम्हारे मन में आएगा। अब बोलो, क्या बात करनी है? सुहाना ने धीरे धीरे करके उसे रूहानी और अपनी सारी बात माहिरा को बता दी। फिर कुछ देर बाद चुप रहने के बाद कहा, अब तू ही बता, उस वक्त हमारी मेंटल कंडीशन कैसी रही होगी? हमें उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, और बस उस वक्त हमें जो सही लगा वही हमने किया। अगर हम तुझे बता देते कि हम कहाँ हैं, तो जाहिर सी बात है ना, विक्रांत और रेहान जीजू तुमसे ही पूछते, और बताओ उन्होंने तुमसे पूछा था कि नहीं? तो माहिरा ने कहा, हाँ पूछा तो था, पर मुझे पता ही नहीं था, तो भला मैं क्या बताती? तो सुहाना ने कहा, एग्जैक्टली यही गलती हमसे हो गई, तुम्हें बताकर जाना चाहिए था ना, ताकि वह हमें जल्दी ढूंढ लेते। वह बात तो ऐसी थी ही ना, ऐसी थी ही नहीं जो हम सोच रहे थे। यहाँ तो सारा रायता ही इन दोनों चुड़ैलों का ही फैलाया हुआ था। अब माहिरा ने भी गुस्से से कहा, उस आसना की तो मैं। तो सुहाने ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे हाँ, उस आसना की हम बैंड बजाएंगे। कामनी की तो बैंड बज चुकी है। उनकी क्रिएट की हुई गलतफहमियों के चक्कर में हम पूरा 1 साल अपने अपने पतियों से दूर रहे हैं, जबकि हमारे हर्ट्समैन की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी मैं आसना की बच्ची को। एक 7 स्टार, वहीं दूसरी तरफ एक 7 स्टार होटल के एक आलीशान रूम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। इस वक्त रूम का माहौल काफ़ी टेंशन भरा था, और उसकी वजह थी रेहान, क्योंकि रेहान ने इस डील के लिए अपनी जो कंडीशन रखी थी उसे और लोग मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन रेहान हर काम अपनी शर्तों पर करता है, वो लोग ये भी जानते थे। लेकिन राठौर इंडस्ट्रीज़ के साथ बिजनेस करने का सपना हर बड़े से बड़े बिजनेसमैन का था। हर कोई जानता था कि जिसने भी एक बार राठौर इंडस्ट्रीज से हाथ मिला लिया तो वो कभी लॉस में नहीं जाता, बल्कि उसकी खुद की कंपनियां बुलंदियों तक पहुंच जाती थी। और इस बात की गारंटी थी खुद रेहान राठौर वहां बैठे और बिजनेसमैन आपस में डिस्कस कर रहे थे। वहीं रेहान रूम के बड़ी से विंडो के सामने खड़ा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। उसे इस विंडो के बाहर पूरा गार्डन एरिया नजर आ रहा था। वो अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए उसे ड्रिंक कर रहा था। उसकी नज़र गार्डन में ही मौजूद रूहानी पर गई, जो शायद किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसे वहाँ की खूबसूरत गार्डन को भी दिखा रही थी। रूहानी के फेस पर बिल्कुल एक बच्चों वाली चमक थी, एक अलग ही एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, जिसे रेहान इतनी दूर से भी देख पा रहा था। रूहानी को इस तरह से खुश देखकर रेहान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। रेहान उसे मीटिंग में इसलिए नहीं लेकर आया था क्योंकि रूहानी काफ़ी वक्त से ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, और वह यहाँ बैठकर वैसे ही भी बोर हो जाती, इसलिए उसने उसे इसी होटल में घूमने के लिए कह
कह दिया और रूहानी इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही थी। वो होटल वाकई में बहुत खूबसूरत था और उसका इंटीरियर तो देखने लायक था। रूहानी ने तो कई सारी सेल्फी भी ले ली थी। तभी रेहान का ध्यान एक बिजनेसमैन की आवाज़ की तरफ गया जो कह रहा था, मिस्टर राठौर, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है। रेहान ने पलटकर उसकी तरफ देखा और तिरछी स्माइल के साथ कहा, आई नो इट विड बी लाइक दिस। रेहान ने वाइन का गिलास खाली किया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके असिस्टेंट ने एक फाइल उसके आगे की तो रेहान ने उस पेपर्स पर साइन कर दिए। फिर उसके बाद बारी बारी से सभी ने उस पेपर्स पर साइन किए। डील साइन होते ही रेहान ने सभी बिजनेसमैन से हाथ मिलाया और रूम से बाहर चला गया। एक सुनसान इलाके में विक्रांत अपनी गाड़ी से टेक लगाए किसी का वेट कर रहा था। उसका एक हाथ अपनी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से वह सिगरेट के कस ले रहा था कि तभी एक और गाड़ी यहाँ आकर रुकी और उसमें से करीब 55 साल की उम्र का एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर रौब साफ नजर आ रहा था। विक्रांत ने तिरछी नजरों से उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी को देखकर रेहान के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो गए। उसने सिगरेट को जमीन पर फेंका और जूते की नोक से उसे रगड़कर मसल दिया और अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। वह आदमी भी रेहान की तरफ ही आ रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी और विक्रांत दोनों ही आमने सामने खड़े हुए थे। उस आदमी ने अपनी रोवीली आवाज में कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? तुम घर भी तो आ सकते थे ना। तो विक्रांत ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने थोड़ा गुस्से से गुर्राते हुए कहा, विक्रांत, अपना ये एटीट्यूड अपने घर छोड़ कर आया करो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ तो मेरे सामने थोड़ा नज़र झुकाकर बात किया करो। विक्रांत ने उसी एटीट्यूड से जवाब दिया। विक्रांत राजावत ने आज तक ना कभी नज़र झुकाई है और ना कभी आगे झुकाएगा। उसे सिर्फ औरों का सर अपने सामने झुकाना आता है, समझी चाचा जी? विक्रांत ने जानबूझकर चाचा जी शब्द पर जोर देते हुए कहा। सामने खड़ा शख्स विक्रांत का चाचा अधिराज राजावत था, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अधिराज राजावत ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा यह एटीट्यूड किसी और पर भारी पड़ सकता है विक्रांत, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अधिराज राजावत की बात सुनकर विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर उन्हें इतनी सी भी खरोच आई ना चाचा जी, तो भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता भी है। अभी तक आपकी सारी बातें मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके पास है, पर बहुत जल्द मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा क्योंकि बहुत ब्लैकमेल कर लिया आपने मुझे उनका नाम लेकर। अधिराज विक्रांत की बात सुनकर पहले तो जोर से हंसा और कहा, तुम ढूंढोगे उन्हें? इतने सालों से तो नहीं ढूंढ पाए। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम उन तक पहुँच जाओ तो मेरी शर्त मान लो, छोड़ दो रेहान राठौर का घर, तोड़ दो उससे सारे रिश्ते और अपने घर वापस लौट आओ। तब शायद तुम्हें वो मिल जाए, वह भी सही सलामत, वरना भूल जाओ कि यह अधिराज राजावत तुम्हें वहां तक पहुंचने भी देगा। अधिराज की बात सुनकर विक्रांत पहले बिना किसी भाव के उसे देखता रहा, फिर बोला, आपको पता है चाचा जी, हर इंसान की एक कमजोरी होती है, जैसे मेरी भी है, और उसी कमजोरी का फ़ायदा आप सालों से उठा रहे हैं। फिर मैंने सोचा आपकी भी तो कोई ना कोई कमजोरी होगी ना। विक्रांत की बात सुनकर अधिराज राजावत के चेहरे पर जो स्माइल थी वह एकदम से गायब हो गई और कन्फ्यूजन से वह विक्रांत की तरफ देखने लगा। विक्रांत ने जब अजीब सी स्माइल के साथ कहा, और मैं आपकी उस कमजोरी तक पहुंच भी गया हूं, जानना चाहेंगे मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूं? विक्रांत ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आपका कुछ ऐसा राज मेरे हाथ लगा है जिसके बाहर आते ही आपका इज्जत, आपका ये सारा एम्पायर और ये जो आप बड़ी शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मैंने आपका वो राज मीडिया में दे दिया तो आखिर आपके उस नालायक बेटे ने मेरी इतनी हेल्प जो की है। अधीर रंजन के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह बौखलाते हुए विक्रांत का कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और भूलो मत, वो तुम्हारा भी परिवार है, उस परिवार की इज्जत तुम्हारी भी इज्जत है। विक्रांत ने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और ठहाका लगाकर हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मतलब मैं बिल्कुल सही था, इसे कहते हैं सह और मत। वैसे किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? उसी परिवार ने बिन माँ बाप के बच्चों को आधी धक्के मारकर उनके ही घर से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त आपको अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया। वो तो रेहान के दादा दादी ने मुझे और
दी को संभाला और उन्हीं की बदौलत मुझे और दी को अपने डैड की प्रॉपर्टी पर अपना हक मिला, वरना आपने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी, उसे भी हड़पने की प्लानिंग कर ली थी आपने। अधिराज की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो अब बंगले झांकने लगा। आज तक जिसके लिए वो कई सालों से विक्रांत को ब्लैकमेल करते आया था, विक्रांत ने उसका तोड़ निकाल लिया था। विक्रांत ने अब अपने चेहरे पर खतरनाक वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ आपको, या तो उन्हें सौंप दो या फिर अपनी बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें बैठकर वहां से स्पीड से निकल गया। राठौर मैंसन। सुहाना आंखों में खुशी के आंसू भर अपने सामने खड़ी हुई अपनी चंपा चमेली मतलब अपनी स्कूटी को बड़े ही प्यार से देख रही थी। वही माहिरा भी स्माइल करते हुए उस स्कूटी को देख रही थी। सुहाना ने पीछे मुड़कर माहिरा की तरफ देखा और कहा, कितनी दुबली हो गई है ना मेरी चंपा चमेली, कितना याद किया होगा इसने मुझे, मैंने भी इसे बहुत याद किया। माहिरा, बता नहीं सकती, पूरे 1 साल बाद इसे देख रही हूँ, देखो कैसे गुस्से से मुझे देख रही है, जैसे कह रही हो कि सुहाना तुझे भागना ही था तो मेरे ऊपर बैठकर भागना था ना, मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई। माहिरा ने अफसोस जताते हुए कहा, सही कहा तूने, कितनी इमोशनल नजर आ रही है यह। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद मैंने ही इसकी केयर की थी, रोज इसकी सफाई करवाती थी। मजाल है मिट्टी का एक कण भी इसके ऊपर नजर आ जाए, इसकी सारी मेंटेनेंस मैंने ही करवाई थी। सुहाना आकर माहिरा के गले लग गई और कहा, खुश रहे माहिरा, तुझे हजारों दुआएं मिलेंगी। तूने मेरी चंपा चमेली का कितना ख्याल रखा है। अब चल इसी खुशी में इस पर एक राइट मार के आते हैं। तो माहिरा ने कहा, बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। कुछ ही देर में दोनों ही चंपा चमेली पर बैठकर उस मैंसन से बाहर निकल गए। इतने वक्त बाद अपनी चंपा चमेली पर बैठकर सुहाना तो जैसे आसमानों में उड़ रही थी। माहिरा और सुहाना अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी माहिरा को कुछ याद आया। उसने सुहाना से कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे रिया से मिलने भी जाना था आज। सुहाना ने स्कूटी चलाते हुए ही पूछा, रिया वही तुम्हारी स्कूल फ्रेंड? हाँ यार, एक काम कर, तू मुझे उसके घर छोड़ दे, मैं बाद में खुद आ जाऊंगी, माहिरा ने कहा। सुहाना ने कहा, ठीक है, तुझे छोड़कर मैं निकल जाऊंगी। आज काफ़ी वक्त बाद मुझे मेरी चंपा चमेली को चलाने का मौका मिला है। कुछ देर बाद सुहाना ने माहिरा को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ा और वहां से निकल गई। विक्रांत गाड़ी ड्राइव करते हुए ब्लूटूथ पर किसी से बात भी कर रहा था। उसने सामने वाले से कहा, अगर वो सीधी तरह से ना माने तो उठाकर फेंक दो खाई में, पर किसी भी कीमत पर काम हो जाना चाहिए। अभी वो सामने वाले की बात सुन ही रहा था, अचानक सामने की तरफ देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगाते हुए कहा, ओ तेरी। सुहाना जहां अपनी चंपा चमेली पर बैठे हुए हवा में उड़ती आ रही थी कि तभी वो सामने से आ रही एक बड़ी सी गाड़ी से टकराते टकराते बची। वो टकरा ही जाती अगर दोनों तरफ से एक साथ ब्रेक नहीं लगा दी जाती। अचानक ब्रेक लगने से सुहाना आगे की तरफ झुक गई और उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। सुहाना ने जल्दी से अपना सिर ऊपर किया और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे से बालों को हटाया। उसकी नज़र सिर्फ गाड़ी पर गई थी, ना कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स की तरफ। वो गुस्से से अपनी स्कूटी से उतरी और उस स्कूटी को स्टैंड पर लगाते हुए बोली, तेरी तो अभी बताती हूँ, मेरी चंपा चमेली को ठोकेगा। गुस्से में सुहाना गाड़ी के आगे वाले डोर पर जाकर विंडो को टैप किया और अपनी स्लिप्स ऊपर करते हुए बोली, निकल, अभी बाहर निकल। सड़क क्या तेरे बाप की है कि हर आने जाने वाले को ठोक देगा। सुहाना अंदर नहीं देख पा रही थी क्योंकि विंडो पर ब्लैक ग्लास लगे हुए थे। वहीं अंदर बैठा हुआ शख्स सुहाना को साफ देख पा रहा था। अंदर बैठे हुए शख्स ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या ऐसी को ही हर बात मेरी गाड़ी के आगे आना होता है और यह पक्का कोई तमाशा क्रिएट करेगी। सोचकर वह शख्स गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ गया। सुहाना ने जब शख्स के चेहरे की तरफ देखा तो एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम से चिल्लाई, तुम बैठे थे अंदर, तुमने मेरी चंपा चमेली को ठोका। अपनी इस खटारा से विक्रांत को सामने देखकर सुहाना चौंक गई। विक्रांत ने पहले अपनी गाड़ी की तरफ देखा और फिर उसकी चंपा चमेली की तरफ, फिर सुहाना की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम्हें मेरी इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी जो इंडिया में मुश्किल से 1 या 2 लोगों के पास होगी, वो खटारा नजर आ रही है। सुहाना ने अपनी आंखें छोटी कर विक्रांत से कहा, अगर खटारा नहीं है तो क्या देखकर यह हमेशा अगर
आकर मेरी चंपा चमेली से टकरा जाती है। बोलो, कहीं इसका दिल तो नहीं आ गया मेरी चंपा चमेली पर। सुहाना की अजीब सी बात सुनकर विक्रांत ने उसे वियर्ड सा लुक दिया और कहा, तुम्हें लगता है मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी चंपा चमेली पर आ गया है? तो सुहाना ने भी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर विक्रांत को घूरते हुए देखा और कहा, और नहीं तो क्या, हमेशा तुम्हारी ही गाड़ी आकर मेरी चंपा चमेली से क्यों टकराती है? आज तक किसी और की तो नहीं टकराई। तो विक्रांत ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, और तुम जो उड़ते उड़ते आकर हमेशा मेरी गाड़ी से टकरा जाती हो, उसका क्या? और तुम ही रॉन्ग साइड से आ रही थी, मैं बिल्कुल राइट साइड में गाड़ी चला रहा था, समझी? और वैसे भी मैंने एन वक्त पर ब्रेक लगा दी, इसलिए तुम और तुम्हारी चंपा चमेली एकदम सेफ है, समझी? विक्रांत की बात वैसे तो वो बिल्कुल सही थी कि विक्रांत ने एन वक्त पर ब्रेक लगा दिए थे और उसकी गाड़ी ने तो सुहाना की स्कूटी को छुआ भी नहीं था, इसलिए सुहाना थोड़ी शांत पड़ गई। फिर बोली, हाँ हाँ ठीक है, बच गई, वरना तुम्हारी हालत खराब कर देती। अगर मेरी जिगर के टुकड़े को एक खरोच भी आती तो। दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर आसपास गुजरने वाले लोगों ने अजीब नज़रों से देख रहे थे। विक्रांत ने एक नज़र अपने सामने अपने आसपास के लोगों पर डाली जो उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने धीरे से सुहाना से कहा, अपने अभी ड्रामा बंद करो और चुपचाप घर चलो। सुहाना तुनकते हुए कहा, मैं क्यों जाऊँ? इतने दिनों बाद अपनी चंपा चमेली पर कहीं बाहर घूमने निकली हूँ, अभी तो मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी। विक्रांत जानता था कि सुहाना नहीं मानने वाली और अभी अपनी चंपा चमेली को छोड़कर उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर सुहाना इस वक्त अपनी स्कूटी के साथ नहीं होती तो विक्रांत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। इसलिए उसने सुहाना को एक वार्निंग वाला लुक देते हुए कहा, आधे घंटे में मुझे घर पर मिलनी चाहिए, वरना तुम शहर के जिस कोने में होगी ना, वहीं से तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हारी इस चंपा चमेली समेत, समझी? कहकर विक्रांत ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। सुहाना भी अपनी चंपा चमेली पर बैठकर एक बार फिर हवा में उड़ती हुई वहां से निकल गई। दुबई। रूहानी सोफे पर बैठे हुए बेड पर रखी हुई एक ड्रेस को देख रही थी। इस वक्त रूहानी के फेस पर एक अजीब से भाव थे, जैसे वो अभी रो ही देगी, क्योंकि जो ड्रेस उसके सामने पड़ी हुई थी वह एक खूबसूरत सी और झीनी से हॉट रेड कलर की नाइटी थी। इसे पहनना और न पहनना एक बराबर था। वैसे वह नाइटी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही खूबसूरत लेस से बनी हुई थी, पर रूहानी के लिए ऐसे कपड़े पहनना जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क था। उसने कभी इतने छोटे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन रेहान ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा था कि जब वह रात को वापस लौट कर रूम में आए तो रूहानी उसे इस रूम में इसी नाइटी में दिखनी चाहिए। और रेहान को आने में अभी आधा घंटा बाकी था, पर रूहानी का तो सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था कि वो यह ड्रेस कैसे पहने। इसलिए वह सोफे पर आलथी पालथी मारे अपनी चिन पर अपना हाथ को टिकाए बेबस नजरों से उस नाइटी को देख रही थी। ऐसे ही करते हुए काफी वक्त बीत गया। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो रूहानी ने एक नज़र डोर की तरफ देखा और फिर सोचा, हे भगवान, रेहान वापस आ गया इतनी जल्दी। तभी डोर बेल एक बार फिर से बजी तो रूहानी ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया। रेहान सामने ही खड़ा हुआ था, अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा और अपने एक हाथ से रूहानी को शाइट करते हुए अंदर आ गया। रेहान सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया और बिना रूहानी की तरफ देखे ही कहा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम इस ड्रेस में नजर आनी चाहिए। रूहानी रोनी सी शक्ल बनाकर रेहान के घुटनों के पास बैठते हुए बोली, मुझे नहीं पहननी ये वाली ड्रेस, इतनी छोटी है, तुम्हें पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो रेहान ने एक बार फिर रूहानी की तरफ देखा और अपना फ़ोन साइड में फेंकते हुए उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े सबके सामने पहनने के लिए नहीं कहा है रूहानी, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मेरे सामने ऐसे कपड़ों में रह सकती हो और अगर चाहो तो बिना कपड़ों के भी रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहने के साथ ही रेहान तिरछी स्माइल के साथ रूहानी की आंखों में देखने लगा। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका ली और नज़र झुकाए हुए ही कहा, मैं नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े, मुझे तुम कोई और पनिशमेंट दे दो पर ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, ये बहुत छोटी है, या उसे पहनाना इसे पहनना ना पहनना एक बराबर है। रेहान ने एक गहरी सांस ली और फिर सोफे पर लीन होते हुए कहा, तो अब तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो? रूहानी ने पपी फेस बनाते हुए कहा, रेहान की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ रेहान, जिद मत करो ना, तुम्हें पता है ना मैं ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। रेहान ने बिना किसी भाव की रूहानी से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किन कपड़ों में कंफर्टेबल होती हो या नहीं, और वैसे भी तुमने तो साबित कर ही दिया है कि मैं एक बेरहम हस्बैंड हूँ, तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना। अब चुपचाप से उठ कर इस ड्रेस को पहन कर आओ, वरना मैं खुद यह ड्रेस तुम्हें पहनाऊँगा, समझी?
कहते हुए रेहान एक बार फिर रूहानी की तरफ झुका और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, और तुम जानती हो ना रूहानी कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। अब रूहानी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे पता था जब तक वो ड्रेस नहीं पहनेगी रेहान उसे ऐसे नहीं जाने देगा। इसलिए उसने उठकर उस ड्रेस को बेड से उठा लिया और एक नज़र रेहान की तरफ देकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रेहान ने उसे जाते हुए देखा और वापस अपना फ़ोन उठाकर उसे स्क्रॉल करने लगा। करीब 20 मिनट हो चुके थे। रूहानी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। वह तो अंदर ही अंदर यह सोच रही थी कि वह बाहर कैसे आए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी इस ड्रेस में बाहर जाने की, क्योंकि यह ड्रेस बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग था। इस ड्रेस में खुद को देखकर रूहानी तो खुद शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। तो वह रेहान के सामने कैसे जाती। भले ही रेहान उसका पति था और कई बार उसके करीब आया था, पर रूहानी अभी भी इन मामलों में बहुत शर्माती थी। वहीं रेहान ने जब देखा कि रूहानी काफ़ी देर से बाहर नहीं आई है, तो वह उठकर वॉशरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया और डोर नॉक करते हुए बोला, अंदर ही बैठे रहने का इरादा है क्या? जल्दी से बाहर आओ। रूहानी ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो रूहान ने अब थोड़ा गुस्से से कहा, रूहानी बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आ जाऊं? अब रूहानी को तो लगा कि डोर तो लॉक है, तो भला रेहान अंदर कैसे आएगा। उसने रेहान से कहा, मुझे नहीं आना बाहर, मैं ऐसे कपड़ों में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। अभी वह रेहान से कुछ और कहने वाली थी कि तभी एकदम से डोर ओपन होने की आवाज़ आई और रेहान डोर ओपन कर अंदर आ गया। दरअसल वॉशरूम अंदर से भले ही लॉक था, लेकिन उसकी की बाहर ड्रॉवर में ही रखी हुई थी और रेहान कई बार इस होटल में आकर स्टे कर चुका था और यह रूम हमेशा उसके नाम पर ही बुक रहता था, इसलिए यहाँ के बारे में उसे काफ़ी जानकारी थी। रेहान जैसे ही अंदर आया और उसकी नज़र जैसे ही रूहानी पर गई, तो कुछ पल के लिए तो वह रूहानी को देखकर उसमें खो ही गया। रूहानी उस हॉट रेड नाइट ड्रेस में वाकई में कयामत लग रही थी। उसका गिरा मखमली जिस्म जिसे देखकर इंटेंस नज़रों से रेहान देख रहा था, वो पूरी तरह से रेहान को सड्यूस कर रहा था। रेहान रूहानी को नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा था। वहीं रूहानी रेहान के नज़रों को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह बार बार उस ड्रेस को अपनी थाई से नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। वह शर्माती हुई ही खुद में ही सिमट रही थी। रेहान ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसके पास आकर झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम आज रात मुझसे बच जाओगी? कहने के साथ ही रेहान उसे गोद में उठाए वॉशरूम से बाहर ले आया और बाहर आकर उसे सोफे पर लगभग फेंक ही दिया। रेहान ने उसे इतनी जोर से सोफे पर पटका था कि रूहानी के मुंह से तो एकदम से चीख ही निकल पड़ी। क्या कर रहे हो रेहान? रेहान उसके पास ही बैठ गया और उसके सामने टेबल पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख लिया और रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, शुक्र मनाओ फर्श पर नहीं फेंका, अब चुपचाप मुझे वाइन सर्व करो। रूहानी ने पहले टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल को देखा और फिर रेहान की तरफ और मुंह बनाते हुए कहा, यह तो तुम खुद भी गिलास में डालकर ले सकते हो ना। तो रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा पति इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह अपने पति की थोड़ी सेवा करनी चाहिए? अब बातें मत बनाओ और वाइन सर्व करो जल्दी, वरना। रेहान इसे आगे कुछ कहता रूहानी ने जल्दी से वाइन को एक गिलास में डाला और गिलास रेहान की तरफ बढ़ा दिया। रेहान ने पहले वाइन के गिलास को देखा, फिर रूहानी की तरफ और कहा, तुम क्या मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हो? रूहानी ने कन्फ्यूजन से पूछा, तो और कैसे सर्व करते हैं? तुमने ही तो कहा था वाइन को गिलास में डाल कर दो, तो मैंने दे दिया। रेहान ने अपना सिर नामे हिलाया और गिलास उसके हाथ से टेबल पर रखा और फिर रूहानी की बाह पकड़कर उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। रेहान के ऐसा करने से रूहानी एकदम से चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई हैरानी से रेहान को देखने लगी। फिर रेहान ने कहा, अब वाइन का गिलास उठाओ। रूहानी ने टेबल पर रखे वाइन का गिलास रेहान उठा लिया। रेहान ने उसके हाथ को ही पकड़कर उस गिलास को अपने होठों से लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए ही वाइन का एक सिप लिया। तो क्या होगा आगे इस स्टोरी में नया ट्विस्ट, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।